नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अभिप्रेरणा अध्याय के अंतर्गत अभिप्रेरणा की क्या उद्देश्य हैं, अभिप्रेरणा का क्या महत्व है तथा अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। अभिप्रेरणा के उद्देश्य। अभिप्रेरणा प्रदान करने के कई उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे पहला होता है कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनके मनोबल को बढ़ाना। मतलब इसका मतलब होगा कर्मचारियों को जब हम कहा जाता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे उनके मनोबल को बढ़ता है, कर्मचारियों का प्रोत्साहन मिलता है तथा उनका मनोबल भी ऊंचा होता है। दूसरा बिंदु होता है अभिप्रेरणा का उद्देश्य होगा कर्मचारियों की आर्थिक, व्यक्तिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि अभिप्रेरणा के माध्यम से होती है। कर्मचारियों से स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना। अभिप्रेरणा देने पर कर्मचारी कई बार जब मोटिवेट होता है तो वह स्वैच्छिक स्वयं ही और अधिक सहयोग प्राप्त करवाने में हमारी मदद करता है। चौथा बिंदु होता है कार्य क्षमता और मनोबल में संतुलन स्थापित करना। इसका मतलब होगा कि कोई कर्मचारी यदि 4 घंटे काम कर सकता है और यदि उसे उचित मनोबल या अभिप्रेरणा नहीं मिल रही है तो हो सकता है वो 4 घंटे काम नहीं करे। अभिप्रेरणा के माध्यम से उसको प्रोत्साहित करके उसकी कार्य क्षमता और उसके मनोबल में समन्वय या संतुलन स्थापित करके उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। पांचवा बिंदु होता है मधुर श्रम संबंध। इसके माध्यम से कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। छठा और अंतिम बिंदु होता है अभिप्रेरणा का उद्देश्य होता है बाहर से थोपे गए नियंत्रण के स्थान पर कर्मचारियों में आत्म नियंत्रण की प्रवृत्ति जागृत करना। इसका मतलब हुआ कि कर्मचारी बिना किसी भय, डर के स्वयं काम करने के लिए प्रेरित हो जाएं। यह अभिप्रेरणा का उद्देश्य रहता है। आगे देखते हैं हम अभिप्रेरणा का महत्व किन किन कारणों से है। पहला कारण होता है प्रशासकीय संगठन के कार्मिकों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने से निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी फैक्ट्री के, किसी भी संस्था के, उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यंत सरल व सुलभ हो जाता है। दूसरा बिंदु होता है मनोबल में वृद्धि। अभिप्रेरणा द्वारा कार्मिकों के मनोबल को ऊंचा रखने में सहायता मिलती है तथा उनमें निराशा व असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। तीसरा बिंदु होता है वित्तीय एवं अवित्तीय प्रोत्साहन से सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों की स्थापना को बल मिलता है। मतलब प्रोत्साहन में हम नकद पैसा देकर या उनकी प्रशंसा करके भी सौहार्दपूर्ण संबंध बना सकते हैं। चौथा बिंदु होता है कार्मिक संगठन में स्थायी सेवा प्रदान करने के लिए उत्सुक रहते हैं तथा दूसरी संस्थाओं में नहीं जाते। यदि किसी संस्था में, इसका मतलब हुआ यदि किसी संस्था में कर्मचारियों को सही प्रेरणा, अभिप्रेरणा मिलती है तो वो एक ही जगह पर स्थायी रूप से काम करने लगता है तथा वह दूसरी संस्था में जाने का खतरा नहीं रहता है। पांचवा बिंदु होता है इससे मधुरतम श्रम संबंधों की स्थापना में मिलती है, जिसको हमने पहले भी बताया था। इससे अंततः उत्पादकता में वृद्धि होती है। जब श्रमिकों के संबंध कंपनी के मालिक से अच्छे होंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि श्रम ज़्यादा होगा, इससे उत्पादकता में वृद्धि संभव है। छठा और अंतिम बिंदु होता है स्वैच्छिक सहयोग। अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने का ये सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठ साधन होता है। अब आगे हम देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरण या प्रोत्साहन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसमें उन समस्त विधियों व घटकों का समावेश किया जाता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का कार्य करते हैं। अभिप्रेरणाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्रकार है धनात्मक अथवा सकारात्मक अभिप्रेरणा। धनात्मक अथवा सकारात्मक अभिप्रेरणा से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा लाभ या पारिश्रमिक का प्रलोभन देकर कर्मचारियों को स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सकारात्मक अभिप्रेरणा के कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे नकद पारिश्रमिक देना, कुशल व योग्य कर्मचारियों को विषय में सूचनाएं प्रसारित करना, मान सम्मान देना, प्रमोशन या पदोन्नति के अवसर प्रदान करना, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान करना आदि।
ऐसा अभिप्रेरण कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा उठाता है, उनकी परिवेदनाएं दूर करता है तथा उन्हें आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। ये कर्मचारियों को आनंद व संतुष्टि की अनुभूति कराता है तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उनको सहयोग के लिए प्रेरित करता है। वर्तमान युग में अभिप्रेरणा का यह सर्वाधिक लोकप्रिय रूप है। अभिप्रेरणा का दूसरा रूप होता है ऋणात्मक या नकारात्मक अभिप्रेरणा। ऋणात्मक अथवा नकारात्मक अभिप्रेरणा का उद्देश्य भी धनात्मक अभिप्रेरणा की भांति अन्य व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करना है, किंतु इस तकनीक का आधार भयपूर्ण दबाव होता है। ऐसे अभिप्रेरणा के समर्थकों की यह मान्यता है कि व्यक्तियों को कभी कभी भय, डर, दबाव के दंड के आधार पर भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी देर से आने का आदी हो गया है तथा अपने कार्य में सुधार नहीं करता है तो वेतन काटने या काम से अलग करने की धमकी दी जा सकती है। ऋणात्मक अभिप्रेरण के कई रूप हो सकते हैं, जैसे डांटना, फाइनेंशियली उसको नुकसान पहुंचाना, मौद्रिक दंड देना, जबरदस्ती छुट्टी दे देना, नौकरी से अलग करना, सेवानिवृत्त करना, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति रोकना। इन प्रयासों का उद्देश्य भी संगठन में निर्धारित काम को पूरा करवाना है, लेकिन इसका आधार भय होता है। यद्यपि अभिप्रेरणा का यह रूप काफी प्रभावी होता है, किंतु अत्यधिक कठोर होने के कारण अपवाद स्वरूप ही इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पग से असंतोष व विद्रोह फैलने की आशंका रहती है। अभिप्रेरणा का तीसरा रूप होता है मौद्रिक अभिप्रेरणा। जब किसी कर्मचारी को कार्य के प्रतिफल स्वरूप दिए जाने वाला पारिश्रमिक मुद्रा के रूप में हो तो उसे वित्तीय या मौद्रिक अभिप्रेरण कहेंगे। यह अभिप्रेरणा का सबसे अधिक लोकप्रिय माध्यम है। इसके उदाहरण है वेतन देना, मजदूरी देना, बोनस की घोषणा करना, प्रीमियम या लाभांश भागीता के रूप में इसको देखा जा सकता है। आप कई बार अपन देखते हैं दिवाली के त्यौहार के समय सरकारों द्वारा घोषणा की जाती है कि कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, तो इससे भी कर्मचारियों में काम के प्रति अभिप्रेरणा जागृत होती है। चौथा प्रकार है अमौद्रिक अभिप्रेरणा। अवित्तीय अभिप्रेरणा मानसिक व अदृश्य प्रकृति का होता है, जिसका वित्त या मुद्रा से कोई संबंध नहीं होता। यह कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। जैसे कई बार हम पैसे नहीं देते, उसके बदले में कार्य की प्रशंसा कर देते हैं, कह देते हैं बहुत अच्छा काम किया, कार्य की सुरक्षा प्रदान कर देना, कह देना तेरी नौकरी पक्की है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप लगातार काम करते रहिए। श्रेष्ठतर कार्य दशाएं प्रदान करना, काम के घंटे फिक्स कर देना कि इतने समय से इतने समय तक आपको काम करना है। उदार अवकाश नीति अपनाना, यदि कर्मचारी को आवश्यकता है तो जल्दी या आवश्यकता पड़ने पर उसको छुट्टी दे देना, आदि तरीके से भी कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है मौद्रिक, चौथा है अमौद्रिक। इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।